हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, वो सब एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के। और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में शामिल किया है? आंसर क्या होगा? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। ठीक है, देखिए अब तक जो लिस्ट आई है, जो न्यूज़ है, उसके मुताबिक 14 दस्तावेजी विरासत संग्रह जो है ना वो शामिल हो गए हैं इस लिस्ट में। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल कर दिया गया है। टोटल 14 हो गए हैं, जैसा कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने ये बताया। ठीक है, तो अभी हाल ही में अप्रैल में ये मीटिंग हुई यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की, और उसी में दुनिया भर के 74 नए दस्तावेजों को शामिल किया गया है, धरोहरों को। ठीक है, और इस तरह से ये संख्या टोटल 570 हो गई है, 570। और उसमें से 14 जो अभिलेख दर्ज हैं वो भारत के हैं वर्तमान में, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस का कहना है। ठीक है, तो ये अलग अलग तमाम जो मैन्युस्क्रिप्ट है, दस्तावेज हैं, ऐतिहासिक बुक हैं, उन सब को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, एक स्पेशल रजिस्टर बना हुआ है, यूनेस्को ने ये बनाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं भगवत गीता के बारे में। ये आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता है और काफ़ी भाषाओं में, 80 से भी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। और इसकी रचना का जो श्रेय दिया जाता है वो ऋषि व्यास को दिया जाता है। किसे? ऋषि व्यास को। और विशेषताएं इसमें अगर हम कहेंगे तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में 700 श्लोकों का संवाद है, जो हिंदू विचारधारा के केंद्र में स्थित गहन आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और नाट्य शास्त्र के लिए क्या कहेंगे उसके बारे में, तो उसमें नाटक, सौंदर्य, एक तरह सौंदर्य शास्त्र के रूप में कह सकते हैं, शास्त्रीय कला से जुड़ा हुआ है ये। और इसके लेखक हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। और इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, नाटक, संगीत, मंच कला, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गए 2025 में जो शामिल हुए हैं, दो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, ये दो शामिल किए गए हैं इस लिस्ट में। कौन सी? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। अगर बात करेंगे 2024 में, यानी पिछले साल भी कुछ चीज़ें शामिल की गई थी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी याद रखना ज़रूरी है। तो कौन कौन सी थी? ये 3 कृतियाँ थी। कौन कौन सी? तुलसीदास की, उनके द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, उसकी सचित्र पांडुलिपियाँ। दूसरा है सहृदय लोक स्थान की पांडुलिपि, भारतीय काव्यशास्त्र का एक मौलिक ग्रंथ माना जाता है। और तीसरा है पंचतंत्र की दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि। ठीक है, तो ये 2024 में शामिल की गई थी 3 साहित्यिक कृतियाँ। और अभी जो मैन्युस्क्रिप्ट शामिल की गई 2025 में, वो कौन है? भगवद गीता, और दूसरा क्या है? दूसरा है नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बात हो गई। ओके, अच्छा, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है क्या? तो यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय ये एक रजिस्टर बनाया हुआ है। उद्देश्य ये है कि जो दुर्लभ और लुप्त प्राय विरासत है उनकी सुरक्षा की जाए और उनके उपयोग की सुविधा देना। ठीक है, तो यूनेस्को ने जो है ना वो अपने चार्टर के अनुसार 1992 में पुस्तकालय संग्रहों के संरक्षण और उसके प्रसार के लिए पहल शुरू किया था। और इस सूची में जो शामिल किया जाता है उनमें जो पुरानी बुक्स हैं, पांडुलिपियाँ हैं, मानचित्र हैं, फोटोग्राफ हैं, ध्वनि है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इन सब को शामिल किया जाता है, जो कि मानवता के साझा विरासत के साक्षी हो सकते हैं। ओके, तो यूनेस्को के द्वारा ये किया गया है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है आपदा और संघर्ष से विरासत खतरे में। ठीक है, ये है थीम। क्या है? आपदा और संघर्ष से विरासत खतरे में। हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि डिजास्टर से ही तमाम जो बहुत सारे दुनिया के जो हेरिटेज हैं वो नुकसान हुआ है, और संघर्षों के दौरान बहुत सारा नुकसान हुआ है। जैसे तालिबान ने क्या किया, अफ़गानिस्तान में जो बामियान बौद्ध
जो बड़े बड़े स्मारक थे उन सबको तोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से संघर्षों में और बहुत सारे विनाश होते हैं, तो इसको लेकर भी ये इस बार की है विश्व धरोहर दिवस की थीम। ओके, तो इस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। और अगर बात हो इसी के साथ कि धरोहर की, तो जो वर्ल्ड हेरिटेज है यानी विश्व धरोहर है यूनेस्को के द्वारा जो लिस्ट है, तो उसमें भारत के कितने हैं? तो भारत की जो संख्या है टोटल वो 43 वर्ल्ड हेरिटेज है, और उसके की लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकेंगे, और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे पीडीएफ में भी मैंने दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर, वहाँ पर फ्री पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक आईएसपीएसएस मेंबरशिप प्लान है और एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है। बेसिक वाला जो है वो एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और इन सब के जरिए आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं करंट अफेयर्स के, और अगले 1 साल तक यानी अभी से लेंगे तो 365 दिनों तक आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगले 2026 तक अप्रैल तक आपको मिलता रहेगा। इसमें वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलता है, टेस्ट मिलता है, और पीडीएफ कई तरीके को होते हैं। आपको वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और टेस्ट जो है वो शानदार तरीके से आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब अलग अलग मिल जाएंगे टेस्ट भी, और आपके संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी देते हैं हम लोग। तो शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, वहाँ ले सकते हैं आप। और कई सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, यूपीएसआई का लेटेस्ट बैच अब आ रहा है, वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा अगला, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के मामले में दायर याचिकाओं पर क्या अंतरिम फैसला सुनाया? क्या है अंतरिम फैसला? ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 मई तक किसी भी वक्फ संपत्ति जिसमें उपयोग के आधार पर वक्फ यानी वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, और न ही केंद्रीय वक्फ बोर्ड और जो राज्यों में जो बोर्ड है उसमें किसी प्रकार की नियुक्ति की जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैसला दिया गया है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो नए जो ये वक्फ के कानून आए हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, उस पर कुछ चीज़ों को लेकर वो आपत्ति जता रहे थे। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे न्यूज़ तो देख रहे हैं, ये वाला न्यूज़ है, इसमें क्या मतलब वक्फ बाय यूज़र का क्या मतलब हुआ? दरअसल जो पिछला कानून था ना, उसके मुताबिक ये था कि अगर जो पिछला अधिनियम था वो 1995 का था, वक्फ अधिनियम 1995, उसमें ये था कि अगर किसी जगह का इस्तेमाल जो है ना वो मुस्लिम धार्मिक कार्यों के लिए हो रहा है, तो उसको मतलब उपयोग के आधार पर उसको वक्फ का की प्रॉपर्टी मान ली जाती थी। ठीक है, तो इस पर भी ये कहा कि भाई अभी कोई भी इस मामले में 2 मुद्दे पर कोई भी सरकार जो है ना फैसला न ले, ये अंतरिम आदेश दिया है। वक्फ क्या होता है? एक इस्लामिक परंपरा है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक या परोपकारी कार्य के रूप के लिए अस्थायी रूप से समर्पित करता है उस चीज़ को। ठीक है, और ये प्रबंधन किया जाता है केंद्र सरकार के अधीन में, एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड होता है, और हर राज्य में राज्य वक्फ बोर्ड होता है। ठीक है, तो हालांकि अभी क्या है ना 2025 में नया कानून बनाएगा, उसमें बदलाव किया गया है, और नए कानून पर विवाद भी अभी लगातार चल रहा है। उसमें अभी क्या किया है नए कानून के तहत कि वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि 2 गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल हो सकेंगे। तो इसी पर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह कि डिजिटल रिकॉर्डिंग की जाएगी, जीआईएस मैपिंग किए जाएंगे, वक्फ समाधान तंत्र किया जाएगा, संपत्ति सुरक्षा प्रावधान होगा, धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द का संतुलन वगैरह किया जाएगा, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। ओके, तो और इसमें नए कानून में ये भी है कि प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है वो वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और अन्य ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में मामले को ले जाया जा सकता है। और ये भी है कि जब तक किसी ने प्रॉपर्टी को वक्फ को दान न दी हो तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। और ये भी है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जगह पर उपयोग के आधार पर जो इससे पहले अगर वक्फ ने
किसी ज़मीन को अपने कब्जे में लिया हुआ है कि पिछले 20 साल 25 साल 50 साल से अगर कोई ज़मीन पर मस्जिद है या कोई धार्मिक कार्य हो रहे हैं तो वक्फी संपत्ति मान ली जाती थी। अब इसी को इस नए कानून में बदलाव कर दिया गया है। तो इसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फिलहाल जो है ना वो फैसला दिया है और कहा है कि भाई आप अभी इस मुद्दे पर फैसला नहीं लेंगे, मतलब कोई बदलाव नहीं करेंगे। केंद्र सरकार को कह दिया डी नोटिफाई नहीं करेंगे, मतलब कि नोटिफाइड है पहले से कि ये ज़मीन वक्फ की है, तो अब सरकार अभी फ़िलहाल 5 मई तक उसको डी नोटिफाई नहीं करेगी, मतलब कि उस नोटिफिकेशन को कैंसिल नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो चीज़ है, ये नियम बताया गया है। ओके, मुझे लगता है चीज़ें समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन पुणे में अप्रैल 2025 में हुआ है? आंसर को उज्बेकिस्तान। ठीक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये पुणे में ही आयोजन किया गया है। क्या है? डस्टलिक। ठीक है, ये आयोजन किया गया कब से कब तक? तो 16 से 28 अप्रैल तक पुणे में, ये छठा संस्करण है। हर साल ये आयोजित किया जाता है और अलग अलग बारी बारी से, एक बार उज्बेकिस्तान में और एक बार भारत में आयोजित किया जाता है। तो इस बार भारत में पुणे में किया जा रहा है। अब उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं, मैप के ज़रिए चीज़ों को समझते हैं। ये अपना प्यारा भारत है और वो उज्बेकिस्तान जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है, मध्य एशियाई देश है। तो उसी में यहाँ पर ये लैंड लॉक्ड कंट्री रेड कलर में जो देख रहे हैं वो है उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी ताशकंद है। कभी ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और उसी वक्त अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका निधन ताशकंद में हुआ था। बाद में फिर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो फिर ये उज्बेकिस्तान अलग देश है और राजधानी ताशकंद है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव, प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरीपोव और मुद्रा है यहाँ की उज्बेक सोम। क्या है? उज्बेक सोम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड उसका नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त कर दिया है? आंसर क्या होगा? कैप्टन जगमोहन, नौसेना के पूर्व कैप्टन है ना वो, और उनको नया अध्यक्ष, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला लिया है, इंपॉर्टेंट फैसला। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, तो उसी ने 17 अप्रैल को, ठीक है, तो वो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये भारत का इंपॉर्टेंट शिप बिल्डर्स है और ये पनडुब्बी, युद्धपोत इन सब का निर्माण करता है। मुंबई में है। 1934 में इसकी स्थापना की गई थी मुख्य तौर पर, और इंडियन नेवी को बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ से मिलता है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर किन 2 राज्यों ने अप्रैल 2025 में अनुसूचित जाति यानी एससी उप वर्गीकरण आरक्षण को लागू कर दिया है? आंसर का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वैसे पहला राज्य अगर बात करेंगे तो तेलंगाना होगा और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश होगा, और ये न्यूज़ देख रहे हैं, ये तेलंगाना बिकम फर्स्ट स्टेट, और उसके ठीक 1-2 दिन बाद हम देख रहे हैं कि ये आंध्र प्रदेश ने भी इसको कर दिया है ओके। ठीक है, तो ये फैसला किया गया है और इसके तहत ये है कि कोटे में कोटा होगा। उप वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण। तो नोटिफिकेशन के अनुसार दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के 3 कैटेगरी जो है ना अलग अलग डिवाइड कर दी गई है, और उन सब में कोटा जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उनमें एससी का जो टोटल कोटा था उसको 3 हिस्से में कर दिया गया है, अलग अलग जातियों को शामिल करते हुए 3 कैटेगरी बनाकर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया था, पिछले साल की बात है, 1 अगस्त 2024 को ऐतिहासिक फैसला किया था, और उसी में ये हुआ था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण जो है ना वो संवैधानिक रूप से वैध है, बरकरार रखा था। ओके, और ये कहा था कि बांटना जो है ना वो संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये फैसला हुआ, और उसमें सबसे पहले तेलंगाना ने किया, तेलंगाना जो मैप में देख रहे हैं ये वाला, और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश ने किया। आंध्र प्रदेश जो है ना वो यहाँ पर है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है अभी?
रेवंत रेड्डी हैं और गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा, राजधानी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हैं एस अब्दुल नज़ीर और राजधानी अब अमरावती घोषित की हुई है, कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ISSF वर्ल्ड कप 2025 ब्यूनस आयर्स, तो उसमें भारत ने 4 गोल्ड मेडल सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर होगा 8। ठीक है, 8 टोटल मेडल जीते हैं। 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। कितने? 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। तो 8 मेडल के साथ भारत जो है ना दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर चीन रहा है जिसने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज सहित 11 मेडल जीते। उसके बाद भारत का स्थान रहा है। भारत ने 8 टोटल मेडल जीते, 8, उसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और इसमें भारतीय जो पदक है महिलाओं की शानदार जो रहा है। महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है सिफ्त कौर समरा ने। ठीक है, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है रुद्राक्ष पाटिल ने। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है सुरुचि सिंह ने। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है विजयवीर सिद्धू ने। ओके, और फिर बात करेंगे महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल ईशा सिंह ने। मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है आर बोरसे और रुद्राक्ष पाटिल ने। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह ने। और पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है चैन सिंह ने। तो ये टोटल जो है ना ये मेडल ये जीते गए हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें महिलाओं ने शानदार परफॉर्मेंस भी किया। अगला क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्रश्न होगा हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली बार इसको मनाया गया था कब? 2012 में, और अभी फिर 2025 में मनाया गया है। और हाथियों को खतरा का सामना करना पड़ता है शिकारियों से हाथी दांत के चक्कर में, तो उनके जो है संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में अफ्रीका, एशिया 2 जगहों पर हाथियों की 3 प्रजातियां फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल ब्लीड टू, ये है इस बार की थीम। इसका मतलब ये हुआ कि जो दुर्घटना हो या दूसरी चीज़ हो, ब्लड लॉस पे ज़्यादातर ध्यान पुरुषों पर दिया जाता है, लेकिन ये कहना है कि महिलाओं को भी ब्लड लॉस होता है, तो उनको भी देखभाल उनकी भी उतनी ही बराबरी से करना चाहिए। चोट लगने से अक्सर हमारे शरीर से खून निकलता है और थोड़ी देर में क्या होता है, खून निकलने के बाद वहाँ थक्का जम जाता है, तो इसके कारण ब्लड ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो खून में जो थक्का जमता है ना, उसके लिए ज़रूरी जो फैक्टर है वो हमारे प्लेटलेट्स में मौजूद होते हैं। और जब शरीर में कुछ खास प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ब्लड में रक्त का मतलब ब्लड का थक्का नहीं जमता है, और इसी को हीमोफीलिया कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो भी हीमोफीलिया वाले जो पेशेंट हैं, जो व्यक्ति हैं, पुरुष हो या महिला, अगर वो गिर गए, अगर उनको चोट लगी, तो खून जो है ना वो लगातार बहता ही रहता है। उसको रोकना थोड़ी मुश्किल का काम होता है। रोका जा सकता है, रोका जाता है, लेकिन बहुत ही ध्यान से चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया उसी के द्वारा ये मनाया जाता है। उसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। अगला क्वेश्चन, किस सिनेमा के दिग्गज अभिनेता बैंक जनार्दन, उनका निधन हो गया 17 अप्रैल 2025 को? आंसर होगा कन्नड़ सिनेमा। ठीक, कन्नड़ सिनेमा के काफ़ी पॉपुलर ये एक्टर थे, 76 ईयर के थे। 4 दशकों के दौरान उन्होंने 500 से ज़्यादा फिल्में, टेलीविज़न शो में उन्होंने काम किया था। काफ़ी चर्चित ये व्यक्ति रहे हैं कन्नड़ सिनेमा में। अगला क्वेश्चन, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फेडरेशन की बात नहीं हो रही है, फेडरेशन का अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, बल्कि फेडरेशन का जो एथलीट आयोग है उसकी बात हो रही है। उसका अध्यक्ष किसको चुना गया है? इसका आंसर क्या होगा? मीराबाई चानू।
आंसर होगा मीराबाई चानू, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू के स्पोर्ट्स स्टार में। ठीक है, जबकि उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? सतीश कुमार को उपाध्यक्ष चुना गया है। ओके, तो मीराबाई चानू वो बहुत ही सम्मानित भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, और इनका कार्यकाल जो अध्यक्ष के तौर पर 4 वर्ष का होगा। ओके, अच्छा ये आयोग क्या है? तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है ना, उसी का एक एथलीट कमीशन है, और इसका काम खिलाड़ियों के हित की रक्षा करना है, उनके विचारों को संस्था के निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना है। उद्देश्य ये है कि वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी जो हैं उनकी आवाज़ फेडरेशन तक पहुंच सके, खेल संबंधित नीति निर्माण वगैरह में खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो और इस आयोग में, इस कमीशन में पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। आमतौर पे जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है, तो ये है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये खिलाड़ी और फेडरेशन के बीच में एक सेतु का काम करता है। इम्पॉर्टेंट बात यही है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और कई सारे बैचेज चल रहे हैं शार्प लर्निंग ऐप पर, वो देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे बीपीएससी का जो जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है 71st बीपीएससी के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज्वाइन कर सकते हैं। और कई सारे और बैचेज हैं, जैसे यूपीएसआई का है, यूपी कांस्टेबल का है, ग्रुप डी का है, बिहार सिपाही भर्ती का है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का है। तो ये सारे बैचेज चल रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, शार्प लर्निंग ऐप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।